नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन में आज बात होगी सत्ता की दौड़, एमपी में गठजोड़। मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत बनने की होड़ लगी हुई है। आम आदमी पार्टी पहले से चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो अब बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। यानी अब तीसरे मोर्चे पर भी 2023 की जंग लड़ी जाएगी। लेकिन अब यह तीसरी ताकत किसे नुकसान या फायदा पहुंचाएगी, इस पर तो बात होगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस गठबंधन को फिलहाल ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यह गठजोड़ एमपी के सियासी समीकरण बदल पाएगा और तीसरा मोर्चा बीजेपी या कांग्रेस को कहां तक टक्कर दे पाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी और जीजीपी ने किया गठबंधन। मध्य प्रदेश में थर्ड पावर से विधानसभा का चुनावी रण। मध्य प्रदेश में बदलेंगे समीकरण। यूं तो मध्य प्रदेश में चुनाव कोई सा भी हो, मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में अन्य दलों में तीसरी ताकत बनने की होड़ सी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी पहले से ही एमपी के चुनावी मैदान में कूद पड़ी है, लेकिन अब बीएसपी गठबंधन कर लिया है। इन दलों की कोशिश एक होकर मध्य प्रदेश में थर्ड पावर बनने की है। इस नए गठबंधन में सीटों को लेकर भी बंटवारा हो चुका है। 52 सीटों पर गोंडवाना तो 178 सीटों पर बसपा लड़ेगी। एक बड़ी ताकत बन करके बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर अपने दम पर सरकार बनाने के लिए प्रयास करेगी। और इसी शॉर्ट नोटिस को लेकर के आप लोगों को बुलाया गया है और इसमें हमारे और गोंडवाना पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा भी हो गया है, जिसमें 52 सीटों पर गोंडवाना पार्टी चुनाव लड़ेगी और 178 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में बड़ी आबादी एससी, एसटी और ओबीसी की है, लिहाजा बसपा और गोंडवाना पार्टी ने इन्हीं समीकरण को ध्यान में रखकर गठबंधन किया है और उन्हें साधने की कोशिश अब वो करेगी। इन वर्गों के मुद्दों को लेकर ये दल चुनाव में उतरेंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इस गठबंधन पर बीजेपी और कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा। खैर, बीजेपी और कांग्रेस इस गठजोड़ को अलग नजरिए से देख रही है। दो दलों के बीच में हमेशा चुनाव लड़े जाते हैं, भाजपा और कांग्रेस। बाकी ये सब कांग्रेस की बी टीम है और कई टीमें उनकी ऐसी हैं जो चुनावी टूरिज्म को लेकर प्रदेश की तरफ आती हैं। बसपा का मध्य प्रदेश में कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा, उसे उत्तर प्रदेश तक ही सिमट चुकी, क्योंकि बसपा के ज्यादातर जो लोग हैं वो कांग्रेस साथ जुड़ चुके हैं। तो इन दोनों ही पार्टी के लोगों का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को एक कमलनाथ जी की रीति नीतियों पर, कांग्रेस की रीति नीतियों पर, जिसलिए इनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस गठबंधन में बसपा अनुसूचित जाति को तो उसके सहयोगी दल अनुसूचित जनजाति के वोट बैंक को साधते दिखेंगे। जाहिर है कि राज्य में एसटी की आबादी 21% है, जबकि एससी की जनसंख्या 16%। इतना ही नहीं, एसटी के 47 और एससी के 35 सीटें आरक्षित है। यानी कुल विधानसभा की 230 में से 82 सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन अकेले ही ओबीसी का दखल 120 सीटों पर रहता है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये गठबंधन इन सियासी समीकरणों को कितना साथ पाएगा और क्या तीसरी ताकत के तौर पर मध्य प्रदेश में अपनी जगह बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है। और कई बार जब गणित की बात होती है, अंक गणित की, सारे अंक गणितों के जो संख्या होती बड़ी अच्छी लुभावनी लगती है कि 82 सीटें हैं, वोट शेयर भी देखें 37% है, तो अगर गठजोड़ होगा तो बड़ा भारी उनको फ़ायदा हो जाएगा, तीसरी शक्ति बन जाएंगे। लेकिन जो मध्य प्रदेश की तासीर है, अगर 2018 को छोड़ दें तो पिछले कई दशक में ऐसा हुआ नहीं है कि किसी तीसरे दल के भरोसे मध्य प्रदेश में किसी को अपनी सरकार बनानी पड़ी हो। ऐसे में अगर बसपा और लगभग
पिछले 2 चुनाव से गुमनाम प्राय जीजीपी साथ आ भी रही हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में कोई चमत्कार करने की स्थिति में नजर? मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास यदि हम देखते हैं तो केवल 2 बार ऐसा अवसर हमारे सामने आया है जब वो अंग असेंबली हुई है। एक 1962 में हुई है, जब कांग्रेस मात्र सीट पीछे रह गई जी, मात्र 3 सीट, लेकिन कोई आसपास ऐसा दल ही नहीं था जब उसको सरकार को चुनौती देने जैसी स्थिति में हो। यानी आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो 288 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी 1962 में, जिसमें कांग्रेस ने 142 जीती थी। तो 142 का दुगना यदि करते हैं तो 43 चाहिएंगे तब जाकर के, यानी 44 में 88 हो जाएंगे और 45 चाहिए, तो यानी 3 सीटें कम रही थी। बिल्कुल। तो इसमें 41 सीटें उस समय जनसंघ ने जीती थी और 33 सीटें जो है वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जीती थी। ये अपने पास रिकॉर्ड है इस चीज का जी। उसके बाद आमतौर पर या तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है या फिर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। हम 2003 में जब आते हैं मनोज जी, तब जाकर के हमें ये मालूम चलता है कि ये असेंबली एक बार और हंग हुई है और कांग्रेस को 114 सीटें मिली, जिसमें बहुमत के लिए 2 सीटें कम थी। भाजपा को 109 सीटें मिली, जो बहुमत से 7 सीटें कम थी। बिल्कुल। इस तरह का एक बेसिक अंतर रहा है। लेकिन इसके साथ यदि हम दूसरे समीकरण को देखते हैं, जो हमारी असेंबली में विधायकों की संख्या रही हो, भाजपा और कांग्रेस के बीच में जब 2 दलीय प्रणाली की व्यवस्था हुई है, उसके बाद केवल 16 सीटें ऐसी हैं जो कभी न कभी इन अन्य दल जी उसको जीत पाते हैं। हाईएस्ट 16 सीटें गई, एक बार 18 शायद गई हूं, लेकिन मुझे ध्यान है कि 16 से ऊपर कभी भी नहीं गई। इसमें निर्दलीय भी शामिल हो जाते हैं, इसमें बसपा भी शामिल हो जाती है, सपा भी शामिल हो जाती है। जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है तो हाईएस्ट संख्या 11 गई है, बसपा की 11 विधायक हुए हैं हाईएस्ट। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार होने की स्थिति में भी कभी भी उसकी संख्या 5 या 6 से ज्यादा नहीं गई। तो ये हमारा जो सांख्यिकी है विधानसभा के बारे में, जो जानकारी मुझे है अभी तक के हिसाब से, तो वो ये स्थिति है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये तो बिल्कुल, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें तो कोई बट्स नहीं। तो ऐसे में केवल मनोज जी ये माना जा सकता है कि ये 18 सीटें हैं, इसके ऊपर जिन दलों को जोर लगाना लगा लीजिए, बाकी की सीटें या तो कांग्रेस की है या भाजपा की। अब आता है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण ये आता है कि अभी तक हमने देश भर में जो राजनीतिक गणित सुना था, वो हम लोग अनुमान लगाते थे, तो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यदि चुनाव जीतती हैं तो उसका समीकरण ये है कि मुस्लिम प्लस दलित और मुस्लिम प्लस यादव नॉट ओबीसी, केवल यादव जी। तो उसके आधार पर इनकी सरकारें बनती थी। आप ओबीसी साहब का भाषण सुनिए, वो भी यही कहते हैं कि मुस्लिम और दलित गठजोड़ जो है वो राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में पहला बार ऐसा प्रयोग हो रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व जैसा करने वाली राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। अब इस समीकरण का नया, चूंकि पहला है ये समीकरण, तो इसके परिणाम भी बहुत जल्दी, अनुमान तो हम लगा सकते हैं, लेकिन परिणाम जो भी होंगे वो चुनाव के बाद सामने आएंगे, ये दूसरी बात होगी। और इस दौर की मेरी फाइनल बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि ये देश जो है 2014 के बाद में मनोज जी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स करने लग गया है। हमारे देश में एक समय था जब सरकारों के लिए मस्जिदों और मौलवियों के घर से फतवे से सरकार निकला करती थी। ये हमने राजनीति देखी है कि हर राजनीतिक पार्टी वो जो है वहां मत्था टेकती थी और वहां से एक फतवा जारी होता था कि अब की बार कांग्रेस को वोट दे दो, अब की बार समाजवादी को वोट दे दो, अब की बार बसपा को दे दो। और तो और आम आदमी पार्टी भी जाकर के उसने मत्था टेका और अपने लिए फतवा जारी करवाया। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, यानी इसकी प्रतिक्रिया में, मैं इस पर बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, और उसकी प्रतिक्रिया में बहुसंख्यक समाज ने 2014 में महसूस किया कि जब सत्ता की चाबी सामूहिक वोट से निकलती है तो फिर हम अपने पास क्यों नहीं रखें। तो 2014 के बाद 2019 लोकसभा का चुनाव और अधिकांश विधानसभाओं के चुनाव अल्पसंख्यकवाद बनाम बहुसंख्यकवाद से
निकले हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक विधानसभा ने जो एक बार फिर अल्पसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स का एक्जाईकरण इकट्ठा करते हुए वोट देने का काम करके और राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद को पराजित किया है, यानी वहां भी भाजपा की सरकार बनने से रह गई, कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार बनने से रह गई। जो बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स करती है भाजपा, तो वो जो है सबको नैरेटिव मालूम है कि कर्नाटक में क्या हुआ और हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, इसलिए बहुसंख्यकवाद की हिसाब से वोट देने वाला व्यक्ति इस भ्रम में कतई नहीं पड़ेगा कि वो दलित के नाम पर अलग बढ़ जाए और आदिवासी के नाम पर अलग बढ़ जाए। बड़ी बात कही आपने। तो ब्रजेश जी जी अब आऊंगा दोबारा शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ शर्मा जी ने कहा और हमने देखा भी है मध्य प्रदेश में कई चुनावों में, लेकिन ये प्रयोग पहली बार हो रहा है कि एक आदिवासियों की राजनीति करने वाली पार्टी और एक दलितों की राजनीति करने वाली पार्टी, सीट शेयरिंग भी उन्होंने कर ली है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये बात हो रही है कि जो उनके समीकरण हैं या उनका जो संगठन है वो उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि अगर पिछले 2-3 चुनाव से देखें तो 5-6% के आसपास वोट शेयर बसपा का बरकरार है, लेकिन वो उनके कुछ चुनिंदा इलाकों में है, सारी जगह उनको वोट मिलते हैं ऐसा भी नहीं है। यही स्थिति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ भी है। तो अगर ये साथ मिलते हैं तो किसका वोट बैंक में, ये किसके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। हो सकता सीटें भले ना जीते, लेकिन जहाँ नज़दीकी मामले हमने पिछले चुनाव में देखे तो वहाँ किसके लिए खतरा होगा ये गठजोड़। देखिए, जो शर्मा जी बता रहे थे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जातीय समीकरण बैठते हैं तो मुस्लिम यादव एक हो जाते हैं तो सत्ता में आ जाते हैं, दलित मुस्लिम एक हो जाते हैं तो सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। लेकिन पहली बार भी ऐसा गठजोड़ हो रहा है कि आदिवासी और दलितों का गठजोड़ हो रहा है। आपने देखा है बसपा ने यहाँ कितनी सीटें ली हैं, अधिकतम सीटें ली। लेकिन क्या बसपा उस पोजीशन में है आज की तारीख में? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें कि उस पावर में नहीं है। हमने देखा है कि उसने गठबंधन पिछली बार भी किया तो बसपा का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ। और यदि मध्य प्रदेश में गठजोड़ हो रहा है तो क्या वो अपना वोट बैंक बसपा गोंडवाना को ट्रांसफर करा देगी, या गोंडवाना अपना वोट बैंक है जो उसका, हम मान लो कि कुछ वोट बैंक होगा भी, उसका प्रभाव रहा होगा। हालांकि वो बहुत देर हो गई है गठबंधन में। अब जैसे गठबंधन होता तो ज्यादा प्रभावी हो सकता था क्योंकि यूथ उससे जुड़ा हुआ है। वही दिक्कत होती। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो है वोट शेयरिंग, वो जो उनका प्रभाव वो महाकौशल तक सीमित है। बिल्कुल। और जेएस की बात करें तो निमाड़ तक है। अब रही मध्य प्रदेश में किसका खेल बिगाड़ेंगे, तो यदि हमने देखा है कि आदिवासी चाहे दलित हो, एक समय पूरा वोट बैंक ये कांग्रेस का रहा है और इसी वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगाई है जो सत्ता में आने के बाद, और लगातार सेंधमारी करती जा रही। लेकिन आदिवासी वोट बैंक है, पिछली बार 2018 में हमने देखा है कि वापस खिसका था, कांग्रेस के पाले में गया था और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, भले ही वो पूर्ण बहुमत से ना आई हो। लेकिन ये वोट बैंक अब दोनों को आजमाने के बाद क्या बसपा को आजमाना चाहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि आजमाता है तो निश्चित तौर पर वो कम से कम सरकार में भले ही ना आए, और सरकार में आने की स्थिति में है भी नहीं है कि सरकार में आ जाएं, लेकिन रिमोट उनके हाथ में आ सकता है, चाहे वो कांग्रेस को रिमोट से चला लें या बीजेपी को चला लें, जिसकी संभावना हो सकती है यदि आ पाया तो। और यदि नुकसान की बात है तो मुझे लगता है कि यदि नुकसान होगा तो ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होना है, क्योंकि उसका वोट बैंक है जो बीजेपी के पास अपना वोट बैंक है, जिसमें उसने विश्वास हासिल कर लिया हो, चाहे 2018 के बाद जो गलतियां हों उससे सबक लेकर वो लगातार जो काम कर रहे हैं आदिवासियों के बीच में, मुझे लगता है कि वो अपनी वापसी कर चुके हैं। और अब ऐसे में यदि कोई वोट कटेगा तो वो जो कांग्रेस के पास रहेगा या उस वोट बैंक में सेंध लग सकती है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा। तो ये जो गठबंधन है, अभी तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ा प्लस हो सकता है, आगे तो अब ये भविष्य ही बताएगा कि कौन किसको कितना वोट दिला पाता है, मध्य प्रदेश में रिमोट उनके हाथ में आ पाता है या नहीं आ पाता, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी रही नहीं है मध्य प्रदेश में, 2 दलीय व्यवस्था रही है। लेकिन नया प्रयोग होता है, कई बार सफल हो जाता है। हमने नई पार्टी को देखा कैसे एकदम अचानक पैदा होती है और दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाती है। तो ये एक गठजोड़ है। अब उसके नेता कितनी सक्रियता दिखाते हैं, बाकी संसाधनों में वो निश्चित तौर पर कांग्रेस से भी पीछे हैं, बीजेपी से भी पीछे हैं ना। वो आर्थिक रूप से आज की स्थिति में इतने सक्षम बने हैं, तो उनके पास कैसे लोग जा रहे हैं, किन लोगों को टिकट मिलने वाला है। लेकिन कई बार ये भी तो आपने देखा है ना कि अगर सामने वाली पार्टी को लगता है, किसी लीडिंग पार्टी को, कि उसके सामने जो लोग तीसरे मोर्चे में हैं और अगर वो उसके विरोधी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो उसकी हर तरीके से मदद भी कर देते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद हो चाहे कार्डर के रूप में मदद हो। लेकिन शर्मा जी एक और चीज़ है कि दलित SC ST आदिवासी गठजोड़ की बात हो रही है, और कांग्रेस जो हमने पहले भी देखा था OBC राग, और फिर राहुल गांधी आते हैं जातिगत जनगणना मुद्दे की बात करते हैं, कमलनाथ भी ये कह चुके हैं।
तो 52% वोट बैंक की चिंता भी शायद कांग्रेस को जता रही है कि अगर वो अकेले जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, जातियों को अलग अलग मिलकर उनसे सम्मेलन कर रही है, इसके इतर भी कुछ नया करना पड़ेगा और ऐसे में गठजोड़। देखिए मनोज जी, एक बहुत खास बात को विचार करिए जी कि संविधान की व्यवस्थाओं के आधार पर आरक्षण की व्यवस्थाएं केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हैं। निश्चित मैं तौर ये केवल असेंबली और पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल तो ऐसी स्थिति में जब एसटी एससी के निर्धारित संख्याएं, आप ही ने बताया कि 47 और 35 का आंकड़ा जो दिया आपने, वो आपने अभी अपने उसमें बताया कि भाई आदिवासी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इतनी सीटें 230 में से हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन ओबीसी के लिए तो एक भी सीट नहीं है। जब ओबीसी के लिए विधानसभा में कोई सीट ही नहीं है और उसको टारगेटेड सीट ही नहीं हो सकती, तो आप तय तो नहीं कर सकते ना कि ओबीसी के सामने ओबीसी लड़ेगा, जैसे दलित के सामने दलित और आदिवासी के सामने आदिवासी लड़ता है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जब तक आप संसद में या चुनाव आयोग के माध्यम से, परिसीमन के माध्यम से ओबीसी का सीटें तय नहीं कराएंगे, तब तक आपकी सारी बातें केवल कोरी बकवास है। क्योंकि दलीय दृष्टि से तो आपको कितनी टिकट बांट दो, आपको रोक किसने रखा था? इसके लिए संविधान में उस करने की जरूरत थोड़ी थी या शोर मचाने की आवश्यकता थोड़ी। आप कितनी दे दीजिए आदिवासी को, ओबीसी को जो है। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात मनोज जी ये है कि ओबीसी का निर्धारण करने का जो मामला है वो राजनीतिक स्वार्थों से भरा हुआ है। दलित समाज के बारे में हमें पहले से मालूम था, संविधान निर्माताओं ने सोच लिया। आदिवासी समाज के बारे में कौन कौन हो सकते हैं, उनमें कितनी जातियां आती हैं, हमको सबको मालूम है। लेकिन ओबीसी में तो जो संपन्न लोग हैं उनको भी आपने जो है राजनीतिक स्वार्थ के लिए ओबीसी बना दिया। हम देख रहे हैं गुजरात में पाटीदारों की बात कर लें या महाराष्ट्र में मराठाओं की बात कर लें या लिंगायत की बात कर लें, कर्नाटक में, हाँ राजस्थान में गुर्जरों की बात कर लें, जो धनाढ़ लोग हैं आप उनको पिछड़ा कैसे कह सकते हो? तो इसलिए ये एक विवादित सेंटेंस है ओबीसी, और इस विवादित सेंटेंस का सीधा सीधा अभिप्राय है। अब मैं मूल बात पर आता हूं। वो मूल बात ये है मनोज जी कि केवल हिंदू समाज में विभाजन की बातें करते हुए ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। क्या साहब मुस्लिम समाज में ओबीसी नहीं है क्या? उसके अंदर पिछड़े और दलित लोग नहीं है क्या? बिल्कुल पसमानदा जो है। हाँ, आपको मालूम है। आप देखिए कि जब हम साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि बूटा सिंह जी किस जाति से आते थे, जब हमें ये मालूम है कि चन्नी साहब जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, आप खुद कह रहे थे कि वो दलित समाज से आते हैं, सब लोग कहते थे दलित को मुख्यमंत्री बनाया हमने, तो आपने क्या इन लोगों को भी हमने तो देखा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का भी कांग्रेस जिक्र करती थी। तो आपने कभी भी नहीं, मैं केवल सामाजिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। मैं भी उसी लिए, क्योंकि जब वो ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो किसी दल के नहीं रह जाते हैं। मेरा निवेदन ये है मनोज जी कि मीरा कुमार जी तो उस हिंदू समुदाय से यानी सनातन समुदाय से आती हैं, और ये चन्नी जी और बूटा साहब सिख समुदाय से आते हैं जो हिंदू समाज के अंग हैं। मैं ये कह रहा हूँ केवल विभाजन जो है आप समग्र हिंदुओं में ही क्यों करने की बात कर रहे हैं? आपने जाति जनगणना की बात करके राजनीति खेलने का काम किया। आप देश को जो है खंड खंड नहीं बांट रहे हैं क्या? और जब जिस दिन आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उस दिन आप जो है मुस्लिम समाज की जाति और अन्य समुदायों की, ईसाइयों में जो जातियां उनकी बात करिए ना आप, लेकिन आप उनको छोड़ते हैं और हिंदू समाज को विभाजित करने की बात करते हैं। ये बहुत घटिया और गंदी पॉलिटिक्स है जो विभाजित कर रही हो। क्या आप ये मान के चलेंगे कि ओबीसी का नाम ले दिया, 52% ओबीसी है, आप तो ब्राह्मणों को भी ओबीसी ले लीजिए तो 52 की जगह 57 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये कौन सा बिल्कुल, ये बिल्कुल एक लंबी बहस का मुद्दा जो आपने जिक्र किया निश्चित तौर पे। लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य है ब्रजेश जी, बड़ी छोटी प्रतिक्रिया क्योंकि समय की भी कमी है, कि जो हालात बनते नजर आ रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो भी सारी सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, और AIMIM जो चुनिंदा क्षेत्रों फोकस करेगी, तो एक नया घमासान देखने को मिलेगा 2023 के विधानसभा चुनाव में, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर। निश्चित तौर पर एक बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। कई पार्टियां इस बार मैदान में उतर रही हैं, लेकिन यही असली परीक्षा है। ये मध्य प्रदेश की जो तासीर है बरकरार रहती है, या ये जो विभिन्न दल एक तरह से उतर रहे हैं, चाहे ओबीसी की बात कर लें हम, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, गोंडवाना और बसपा, तो ये उतरते ही रहे हैं मैदान में। तो इस बार क्या कमाल दिखाएंगे? क्या जिस तरह से हमने देखा है कि नोटा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, क्या इन दलों पर विश्वास बढ़ेगा
जिस तरह से कि देश में एक नई हवा बह रही है कि आप एक ही दलीय व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं कि दो दलों में वो होना चाहिए मुकाबला। चाहे हम केंद्र की बात करें, जनता अब इतनी समझदार हो गई, मतदाता इतने समझदार हो गए कि वो हंग असेंबली नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं, दिल्ली की सरकार को देख चुके हैं, यूपीए सरकार को देख चुके हैं, एनडीए सरकार को देख चुके हैं कि किस तरह से जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है तो मामले लटकाए जाते हैं, किस तरह से काम रोके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता उतनी जागरूक हो गई है, वो इन दलों पर उतना भरोसा नहीं कर पाएगी। सहयोगियों के जो अलग अलग तरीके के दबाव होते हैं वो उसका एक अपना एक वो दिक्कतें होती हैं। तो ये एक वजह है, जनता जागरूक है। मुझे लगता है मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस में ही होना है। ये दल आएंगे, थोड़ी बहुत सीटें ले जाएंगे, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि बड़ी तीसरी शक्ति उभर जाए मध्य प्रदेश में। ऐसी संभावना देश में भी कम होने लगी है और अब मध्य प्रदेश तो इसका उदाहरण रहा है कि दो दलीय व्यवस्था रही है, तो यहाँ संभावना है नहीं। लेकिन जो आ रहे हैं वो आजमा रहे हैं, अब देखते हैं जनता इनको क्या जवाब देती है। वो कई बार लगता है और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कि कहीं ना कहीं से वोट शेयर मिलता रहे ताकि उनके जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रहे। ये भी एक मजबूरी होती है उनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी इसका उदाहरण है। बहरहाल समय की कमी, चर्चा वहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर तीसरा मोर्चा अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार सहयोगियों ने कहा है कि मध्य प्रदेश की भूमि ऐसी है नहीं, और आम आदमी पार्टी की बात करें या बसपा की, क्षेत्र विशेष में उनका प्रभाव हो सकता है, या हो सकता है कि जो दूसरे दलों के कद्दावर नेता उनके साथ आ जाएं, वो कुछ चमत्कार करवाएं। क्योंकि हमने अतीत में देखा अभी कि आम आदमी पार्टी का असर गुजरात में क्या हुआ था, और बसपा जिसका कि मूल गढ़ उत्तर प्रदेश है, वहाँ विधानसभा चुनाव में उसकी क्या स्थिति बनी है। फिलहाल अटेंशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।